नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत आज हम लोग ऑस्मोसिस परासरण को जानेंगे, यानी कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत आज हम लोग परासरण को समझेंगे, यानी कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होता है, किन किन माध्यमों से होता है। उसमें एक ऑस्मोसिस भी प्रक्रिया है जिसे हिंदी में परासरण कहते हैं। इस परासरण को समझने के लिए पहले हम लोग विसरण को भी जानेंगे, यानी विसरण क्या है। आप लोगों ने विज्ञान में, केमिस्ट्री में और अन्य में भी पढ़ा होगा। परिचित विसरण शब्द से होंगे। विसरण के अंतर्गत कोई भी मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। इसे हम लोग दैनिक जीवन के कॉमन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे परफ्यूम अगर हम लोग अपने बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो क्या हम पाते हैं कि कुछ देर में उस परफ्यूम का गंध कमरे में चारों ओर फैला होता है। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं या गीला धूप जलाते हैं तो उसकी खुशबू चारों ओर थोड़ी देर में फैल जाती है और चारों ओर उसकी महक हम लोगों को महसूस होती है। तो क्या हुआ, जब हम अगरबत्ती जलाए या धूप जलाए तो जलाए वहाँ पर क्या हुआ है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसकी खुशबू के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मौजूद है, जो धीरे धीरे वातावरण में तब तक फैलते रहते हैं जब तक कि वो बराबर ना हो जाए। तो ये विसरण किस में होता है? गैस में ज़्यादातर ये होता है। अब विसरण का ही एक अलग रूप है परासरण। तो विसरण तो क्योंकि वातावरण में भी होता है प्लस लिविंग थिंग्स में भी होता है। जैसे हम लोग के शरीर में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, तो ये विसरण के द्वारा होता है। यानी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है कि जब ऑक्सीजन वातावरण में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में इंटर करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। तो गैसों का आदान प्रदान ज़्यादातर विसरण के द्वारा होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं परासरण की ओर। परासरण विसरण का ही एक प्रकार है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आप लोगों ने कोशिका को पढ़ा होगा। कोशिका में क्या है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली होती है। यानी परासरण जब भी होगा तो लिविंग में होगा और उसके लिए एक कोशिका झिल्ली जैसी संरचना का होना आवश्यक है। ये कोशिका झिल्ली आप लोग पढ़ चुके हैं कि यह कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, यानी इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर बाहर आने जाने की इजाज़त देता है। यानी जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो इसे परासरण कहते हैं। परासरण को थोड़ा सा और समझने के लिए कुछ और शब्दों से हम लोग परिचित होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग घोल को समझते हैं। और ये घोल क्या है? पानी में जब किसी चीज़ को हम, पानी या किसी भी अन्य पदार्थ हो सकता है, जैसे पानी क्योंकि आसानी से मौजूद रहता है, किसी भी चीज़ को अपने आप में घुलाने की क्षमता रखता है, इसलिए मैं पानी की चर्चा कर रही हूँ। लेकिन ऐसे घुलाने वाले कोई भी पदार्थ हो सकते हैं। जैसे पानी में जब चीनी या नमक को हमने घोला तो ये क्या बन गया, घोल। ठीक है। ये घोल में क्या हुआ, दो कंपोनेंट इस घोल के होते हैं। जैसे एक हो गया विलेय और दूसरा हो गया विलायक। ठीक है। अब विलेय कौन हुआ, विलेय हो गया चीनी और विलायक कौन हो गया, पानी। क्लियर।
यानी घुलाने वाला विलायक और घुलने वाला विलेय। अब आते हैं कि अब ये घोल के अनुसार से हमारे पास ये परासरण कैसे प्रभावित होगा, इसको जानने के लिए हम लोग कुछ अलग अलग तरह के घोलों को जानते हैं। जैसे अल्प परासरी, घोल, समपरासरी घोल, समपरासरी घोल। मैं घोल पूरा नहीं लिख रही हूँ, कॉमा दे दे रही हूँ। और उसके बाद अल्प परासरी, समपरासरी और अधिपरासरी। परासरी। अब इन तीनों घोल के बारे में जानते हैं। यानी अल्प परासरी घोल उस घोल को कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी पानी से कोशिका के अंदर अगर पानी जाए, किसी भी वातावरण में, जैसे मान लीजिए ये बीकर है, इसमें पानी रखा हुआ है और इसमें हम लोग किशमिश के दाने को डालें और पानी अगर बीकर से किशमिश में जाए तो इस तरह के घोल को हम कहते हैं अल्परासरी घोल। समपरासरी में ऐसा घोल जिससे कोशिका के अंदर से ना पानी आए और ना कोशिका के अंदर जाए, तो ऐसे घोल को समपरासरी। और तीसरे को अधिपरासरी, हाइपर कंसंट्रेशन कहते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें हो गया कि किशमिश से पानी वातावरण में जाए, यानी कोशिका से पानी जब वातावरण में जाता है तो ऐसे घोल को कहते हैं अधिपरासरी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा, हाइपो का मीनिंग ही होता है कम। तो अंग्रेजी में इससे और क्लियर समझ में आता है। अब चलते हैं परासरण की ओर। यानी परासरण हमेशा किस में होगा? द्रव में ही होगा, यानी लिक्विड में, कभी भी गैस में या अन्य में नहीं होगा। द्रव का होना जरूरी है परासरण में। तो परासरण को हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए तो चयनात्मक झिल्ली के द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो ऐसी क्रिया को परासरण कहेंगे। अब परासरण को हम लोग प्रकृति में अपने आसपास में देखते हैं। जैसे आप लोगों को अभी मैंने यहाँ बताया कि जैसे पानी में किशमिश को डालते हैं, चने को डालते हैं, तो थोड़ी देर में वो फूल जाता है। तो ये फूलता क्यों है? क्योंकि वातावरण से पानी इसमें गया। अब देखते हैं कि ये परासरण और कहाँ कहाँ होता है, इसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम परासरण को। आपने कभी पौधों में पानी को अवशोषित होते देखा है? कैसे ये जाते हैं? तो मिट्टी में जो पौधों की जड़ें होती हैं, तो जड़ों में जो रूट हेयर्स होते हैं, वो रूट हेयर्स में जब मिट्टी में ये मौजूद रहते हैं जड़, तो मिट्टी से परासरण के द्वारा ही जल अवशोषित होता है पौधों में। तो परासरण एक बहुत बड़ा कार्य करता है पौधों के ग्रोथ में, उसके वृद्धि में। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अब जैसे पौधे के जड़ अवशोषित किए, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरण के माध्यम से ही एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, क्योंकि यहाँ वाटर कंसंट्रेशन हाई हो गया और दूसरे में कम है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ऐसे ही वितरित होता चला जाएगा। तो कोशिका के अंदर परासरण के द्वारा ही कोई भी पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, और इसी तरीके से परासरण के कारण कोई भी वेस्ट पदार्थ कोशिका के अंदर जाता है और कोशिका से बाहर निकलता है। तो मैं समझती हूँ कि परासरण को समझा अल्प परासरी, समपरासरी, अधिपरासरी, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को समझा, परासरण को समझा, विशरण को समझा। परासरण और विशरण में अब आप समझ गए हो कि क्या अंतर है। आप लोगों को एक दो अंतर मैं बताती हूँ, कुछ अंतर आप लोग खुद से भी अपनी किताब से नोट करेंगे। जैसे परासरण
की प्रक्रिया होने के लिए कोशिका का होना आवश्यक है, जबकि विसरण के लिए हमेशा कोशिका का होना आवश्यक नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल से बताया था कि परफ्यूम स्प्रे कमरे के एक कोने में करते हैं, थोड़ी देर में दूसरे कोने में वो परफ्यूम का गंध चला जाता है। तो इसके लिए लिविंग थिंग्स का होना, कोशिका का होना आवश्यक नहीं है। विसरण की प्रक्रिया यानी वातावरण में भी हो सकता है और लिविंग में भी हो सकता है। जैसे गैसों का आदान प्रदान लिविंग का एग्जाम्पल है, परफ्यूम का एग्जाम्पल वातावरण में स्वतः भी है, लेकिन परासरण हमेशा लिविंग में ही होगा, यानी उसके लिए कोशिका का होना, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। एक और अंतर है, विसरण में हमेशा मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, जबकि परासरण में पानी जो है अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, यानी पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो ये कुछ अंतर है परासरण और विसरण को और ज़्यादा समझने के लिए। ऐसे कुछ अंतरों को आप भी याद रखेंगे। अब परासरण के लिए, गतिविधि के लिए जो हम लोगों को सामान्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो आपके घरों में भी मौजूद रहता है, ऐसे कुछ सामानों की सूची आप भी बना। एक दो का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे चना हम लोगों के घर में आसानी से उपलब्ध होता है, किशमिश भी आसानी से उपलब्ध होते हैं हमारे घरों में। तो इन सब चीज़ों के द्वारा गतिविधि करके हम लोग देख सकते हैं कि कैसे परासरण की क्रिया होती है। ऐसे कुछ सामानों की सूची आप भी बनाएं कि किन किन पदार्थों को हम फुला करके पानी में डाल के, चीनी में डाल करके परासरण की क्रिया को समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप अलग अलग चीनी के कंसंट्रेशन का अलग अलग बर्तनों में घोल भी बनाएंगे और डायरेक्ट भी चने या किशमिश को उस घोलों में डालेंगे। दूसरा एक तरीका है कि पानी में फूले हुए किशमिश को अलग अलग चीनी के कंसंट्रेशन के घोल में देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। इससे आपको क्लियर होगा। जैसे अलग अलग बीकर में, किसी बीकर में 100 ml में 2 चम्मच चीनी डालें, किसी में 4 चम्मच डालें, किसी में 6 चम्मच चीनी बनाएं, तो इससे आप लोग देखेंगे कि फूले हुए किशमिश में की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, सिकुड़ता है, फैलता है या जस का तस रहता है। तो ये गतिविधि करके आप आसानी से समझ सकते हैं अल्प परासरी, सम परासरी और अधिपरासरी सॉल्यूशन को। तो ऐसे अवलोकन, ऐसे गतिविधि आप खुद से भी बहुत सारे करके और परासरण विसरण को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। महत्व का, जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल दिया था कि जड़ों में जो पानी अवशोषित होता है वो परासरण के कारण होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल को आप लोग भी अपने आसपास ढूंढिए कि परासरण से और कौन सी प्रक्रियाएं प्रकृति में होती है, परासरण उस प्रक्रिया को करने में मदद करता है। मैं समझती हूँ कि ऐसे जब अवलोकन बढ़ाइएगा तो विज्ञान की ऐसे कई छोटे छोटे जो टिपिकल वर्ड हैं परासरण और विसरण, और आने वाले चैप्टर में ऐसे कई शब्द और मिलेंगे जिसको आप अवलोकन के द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। अभी तत्काल तो परासरण और विसरण को समझे। परासरण में ही एक और शब्द आता है कि कोशिका, किसी भी कोशिका को जब हायर कंसंट्रेशन वाले में डालते हैं तो धीरे धीरे वो कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है। तो होता क्या है कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य सिकुड़ने लगते हैं जब उसको हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी झिल्ली को वो छोड़ने लगता है, और इस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, जो आप लोगों को जानना चाहिए। प्लाज्मोलिसिस यानी जब हम लोग हायर कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन को, किसी भी किशमिश को, फूले हुए किशमिश को डालते हैं तो धीरे धीरे कोशिका से क्या होता है कि वो पानी कम होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, तो कोशिका द्रव्य जो है झिल्ली से अलग होने लगता है और सिकुड़ जाता है। इस अवस्था को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब आप लोग यहाँ हर प्लाज्मोलिसिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन तीनों को समझ गए होंगे। तो चलिए मुड़ते हैं, अब गतिविधि करके भी हम लोग देखते हैं।
इसके लिए मैंने कुछ सामग्री को लिया है। सबसे पहले जो सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ वो किशमिश है। इस पेट्री डिश में मैंने लिया है, घर में आसानी से मिलने वाला ये पदार्थ है। एक पेट्री डिश में मैंने पानी लिया है और एक पेट्री डिश में मैं यहाँ चीनी का घोल तैयार करें। ये चीनी मैंने अलग से लेकर रखा है। मेरे पास स्कैप्सूला नहीं है तो मैंने ये फ़िल्टर पेपर की सहायता से मैं कुछ चीनी, करीब 2 चम्मच के बराबर चीनी यहाँ इसमें डाल रही हूँ। इसको इस ग्लास रॉड से, पानी मैंने इसमें ऑलरेडी पहले से डाल के रखा है, इस ग्लास रॉड की सहायता से चीनी को घुलाने का प्रयास करूँगी। कुछ देर में ऐसे चलाते रहने से पेट्री डिश में चीनी घुल जाएगा। यानी अब हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूशन हैं, एक से सीधा पानी है और एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को मैंने वहाँ पहले बताया भी है, यानी सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहते हैं। सॉल्यूट किसको कहते हैं? जो किसी भी पदार्थ में घुल जाए, घुलने वाला यानी विलेय, और जो घुला रहा है वो हो गया विलायक। यानी यहाँ चीनी जो है विलेय है और पानी यहाँ जो है वो विलायक है, यानी सॉल्वेंट है। तो अब ये एक सादा पानी हो गया और ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं कि दोनों में किशमिश के 5-5 किशमिश हम डालते हैं इसमें। देखिए मैंने 5 से 6 किशमिश लिया है। सादे पानी में मैं इसे डाल रही हूँ, थोड़ी देर भिगो रही हूँ, और 5-6 किशमिश मैं चीनी के घोल में भी डाल रही हूँ। और हम लोग देखते हैं कि इसकी अवस्था में आधा से 1 घंटे के अंदर क्या परिवर्तन होता है। अब इसको 1 घंटे के अंदर के लिए हम लोग छोड़ देंगे और देखेंगे कि किशमिश की अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, और अगर ये परिवर्तन होता है तो क्यों होता है, इसकी चर्चा हम लोग आधे घंटे के बाद, फूलने के बाद, और इसको इसमें से निकाल करके करेंगे। ये जैसा कि आप लोगों ने पानी वाला पेट्री डिश है जिसमें हम लोगों ने किशमिश को डाला था। क्या आप लोग ये पुरानी किशमिश जो हम लोगों ने ऐसे लिया था, और ये पेट्री डिश में पानी वाले में किशमिश में डाला हुआ है। आप लोगों को कोई परिवर्तन नज़र आ रहा है? जैसा कि हम और आप देख पा रहे हैं कि इसमें किशमिश, पुरानी किशमिश से ये फूली हुई अवस्था में है, जबकि चीनी वाले किशमिश में, चीनी के घोल में जो मैंने किशमिश डाला था उसमें पुरानी किशमिश से बहुत हल्का परिवर्तन हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा ये किशमिश नहीं फूला है। अब ऐसा क्यों हुआ ये जानते हैं। अब अगर किशमिश फूल गया, इसको मैं वॉच ग्लास में एक एक करके निकाल रहा हूँ। रॉड से आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए इसको मैं हाथ से अलग अलग एक वॉच ग्लास पे निकाल रही हूँ, ताकि आप लोग और स्पष्टता से अंतर दोनों पेट्री डिश के किशमिश में देख पाइएगा। ये पानी वाला किशमिश है और ये मैं शुगर के घोल वाला किशमिश इसमें निकाल रही हूँ। अब देखिए, ये पुरानी किशमिश, ये नॉर्मल किशमिश है और इसको मैंने डाला तो फूलने के बाद इसका साइज़ आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, अलग अलग भी अगर हम देखेंगे तो देखिए कि ये है और ये फूला हुआ है, यानी पानी इसके अंदर गया है। और इसमें देखिए कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो चीनी के घोल में था उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, आप लोग समझिए कि ये पानी के घोल में, और जब हम लोगों ने किशमिश को इसमें डाला तो अंदर में किशमिश के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम था। इसलिए क्या हुआ, बाहरी वातावरण से बाहर में पानी का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, किशमिश के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं थे, तो क्या हुआ कि बाहर से अंदर की ओर पानी गए, जिसके कारण ये किशमिश फूला। अब ये किशमिश क्या है, किशमिश कोई भी फल हो, कोई भी है, ये कोशिका से बना हुआ, तो निश्चित है जब कोशिका है तो इसके अंदर एक अर्धपारगम्य झिल्ली भी है, यानी ये किशमिश ये पानी जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव किया और ये किशमिश को फुलाया। जबकि ये चीनी के घोल में जो था
वो किशमिश क्या था, बाहर में भी कंसंट्रेशन ज़्यादा था चीनी का और इसमें भी, किशमिश में भी था। तो पानी के कहने का मतलब कि पानी के कंसंट्रेशन में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, तो इसीलिए यहाँ किशमिश का साइज़ न के बराबर फूला है, यानी बहुत ज़्यादा पानी अंदर नहीं गया। कहने का अभिप्राय यह है कि पानी का हमेशा मूवमेंट तभी होगा जब एक तरफ उच्च सांद्रता होगी और एक तरफ निम्न सांद्रता होगी। यानी यहाँ क्या हुआ, कौन सा ऑस्मोसिस, मैंने पहले इसके पहले बताया था कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ आप लोगों ने क्या पाया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि पानी बाहरी वातावरण से उस किशमिश में जाता है कि उस पदार्थ में जाता है। तो यहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, इसलिए यहाँ क्या हुआ, इंड ऑस्मोसिस हुआ, यानी ऑस्मोसिस में अंदर की ओर पानी, कोशिका में पानी गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ करीब करीब साइज में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन हुआ, ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी यहाँ किशमिश के साइज में परिवर्तन नहीं हुआ। बच्चों, आप लोगों से अब कहना मैं चाहूँगी कि उसको लिए फिर हमें कुछ देर और छोड़ना होगा। इस फूली हुई किशमिश को अगर दोबारा से फिर हम चीनी के घोल में डालते हैं तो हम लोग फिर 1 घंटे के बाद इसको हम लोग अवलोकन करके देख सकते हैं कि जब चीनी के घोल में फूली हुई किशमिश को डालते हैं तब क्या होता है। तब हम लोग पाएंगे कि ये किशमिश, जैसे अगर आप लोग करके आप लोग खुद से अवलोकन देखिएगा, और जो मैंने करके पाया है उसमें क्या होता है कि किशमिश फिर से चीनी के घोल में फूली हुई किशमिश को जब डाला जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, यानी अब इसमें पानी का कंसंट्रेशन अंदर में ज़्यादा, कोशिका के अंदर ज़्यादा और बाहर में कम है, तो पानी अंदर से बाहर निकलेगा। इसे कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस, यानी इंड ऑस्मोसिस में पानी वातावरण से कोशिका में जाएगा और एक्स ऑस्मोसिस में पानी कोशिका से वातावरण में आएगा, बाहर आएगा। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका के अंदर पानी जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका से पानी बाहर निकलेगा। और ये हम लोग अपने घरेलू, आप लोगों ने घर में मम्मी को अचार लगाते हुए देखा होगा, तो आप लोग देखते होंगे कि मम्मी जब भी आम के फांक को धूप में सुखा देती हैं, पानी एकदम ख़त्म हो जाता है, फिर आप लोगों ने कभी देखा है कि मम्मी उसमें नमक पूरा डालती हैं, नमक और हल्दी डाल के छोड़ देती हैं कुछ देर, और आप लोग देखते होंगे कि उसमें से फिर पानी आम के फांक से बाहर निकलता है। क्यों बाहर? वही एक्स ऑस्मोसिस के कारण नमक का में बाहर में वातावरण में पानी नहीं रहता है, तो आम के फांक से पानी बाहर निकलता है और वो नमक के कारण अचार से के फांक से पानी बाहर निकलता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उसी पानी में फिर मम्मी अचार का मसाला मिला करके अचार तैयार करती हैं। तो ये डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत बार आप देखते होंगे कि जब भी हम लोग चीनी या नमक डालते हैं तो फल से, सलाद से अक्सर पानी निकलते हुए हम लोग देखे हैं। तो ऑस्मोसिस की ऐसी प्रक्रिया को आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी अवलोकन करें, उसे नोट करें और अपनी कक्षा में इसे बताएं भी। धन्यवाद।